ख़त्म करें फिर दूसरा शुरू करें। तो मैं उनको बता दूं कि मेरा वो वाला नावल पहले आया था, उसकी किस्त डिलीट हो गई तो इस वजह से थोड़ी मुश्किल आ गई, इसीलिए मैंने 2 दिन का गैप लिया। मगर खैर, हम अपनी वारिस की किस्त नंबर 12 शुरू करते हैं। मुबशिर, शबाना की चहचहाती आवाज़ हवेली में गूंज रही थी। वो भाग भाग कर किसी को ढूंढ रही थी ताकि उसे अपनी खुशी का राज बता सके, और मुबशिर का नाम भी ले रही थी, लेकिन हाजरा के सामने आते ही वो दौड़कर उसके गले लग गई। ये देखिए, मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और मैं माँ बनने वाली हूँ। इस हवेली का वारिस आने वाला है। उसके मुंह से ये लफ्ज़ सुनते ही हाजरा का मुंह हैरत के मारे पूरी तरह खुल गया। चेहरे पर खुशी के आसार दर आए, आंखों में यकायक सुनहरा के लिए एक चैलेंज उमड़ आया। ये तो बहुत खुशी की बात है, आओ तुम्हारी नजर उतारो। मुबशिर कहाँ है? मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। वो दोबारा इधर उधर देखते हुए मुबशिर को ढूंढने लगी। शबाना, तुमने तो आज अपनी माँ की तरफ जाना था। हाँ जाना था, लेकिन अब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। मैं दोबारा कभी चली जाऊंगी, अभी माँ को मना कर दूंगी। हाँ ठीक है, वैसे भी अब तुम्हारा हवेली से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हर तरह की आसाइश में रखा जाएगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तुम ज्यादा भागो मत और कमरे में जाओ। मैं मुबशिर को भेजती हूँ। वो उसे कमरे में भेजकर खुद मुबशिर को ढूंढने निकल गई और शबाना खुशी से तमतमाता चेहरा लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नाज़ली अपना कमरा समेट रही थी जब मुबशिर उसके कमरे में आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आहिस्तगी से वो नाज़ली के ऐन पीछे आ खड़ा हुआ। वो बेड पर झुककर चादर बराबर कर रही थी। झुकने के बाद खूबसूरत सीने के दरमियान बनती लकीर को देखकर मुबशिर ने होठों पे जुबान फेरी। वो झुकी हुई थी तो अपने दोनों हाथ उसने नाज़ली की पुश्त के उभारों पर रखे। वो करंट खाकर पलटी, मगर अपने सामने मुबशिर को देखकर सांस खुश्क हो गया। एक नज़र दरवाजे की सिमत देखा तो दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। नाज़ली को संभलने का मौका दिए बगैर ही उसे बेड पर धकेल कर वो अपना वजन उसके नाजुक वजूद पर डाल गया। आज तो तेरी सारी अकड़ निकाल कर ही दम लूंगा। उसकी गर्दन में मुंह छुपाए वो मक्काराना अंदाज में हंसा। मुझे छोड़ दो, तुम तो मुझे पाँव की जूती और बांझ समझते हो। मुझसे तुम्हें वारिस हो नहीं सकता तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? वो चीखी। पास क्यों आया हूँ? क्या मतलब? बीवी हो मेरी, बीवी का फर्ज नहीं निभाओगी? 1.5 महीने से तुम्हारे करीब नहीं आया। तुम्हें खुद एहसास नहीं? जाके अपने शौहर को सुकून दो। लेकिन नहीं, तुम्हारी तो जैसे जान ही छूट गई। आज मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम मुबशिर की बीवी हो। बीवी वो होती है जिसे बीवी होने का मान और इज्जत दी जाए। ना तुमने मुझे कभी बीवी का मान दिया और ना ही तुम्हारी नज़र में मेरी कोई इज्जत है। इसीलिए तुम्हें शौहर होने का हक जताने का भी कोई हक नहीं। वो गुस्से से गुर्राई तो एक जोरदार थप्पड़ उसने नाज़ली के मुंह पर दे मारा। 4 दिन मैंने तुम्हारी तरफ से हाथ क्या खींच लिया? तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। 10 गज की जुबान जो तुम्हारी निकल आई है, आज मैं उसे काट दूंगा। इसके बालों को खींचकर वो इसके होंठों पे झुका। नाज़ली को खुद से किराहियत आ रही थी। वो कभी नहीं चाहती थी जिस इंसान ने उसे इस कदर ज़लील किया वो उसके वजूद पर दोबारा अपनी हुकूमत करे। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने करीब आने का हक नहीं दूंगी। वो दोबारा चीखी। तुमसे हक मांग कौन रहा है? मैं तो अपना हक ले रहा हूँ, चाहे वो तुम प्यार से दो या फिर मुझे जोर जबरदस्ती करनी पड़े। वो उसकी कमीज को ऊपर करके नाज़ली के उभारों को हाथों में लेकर मसलने लगा। नाज़ली का बस नहीं चल रहा था वो कैसे खुद को छुड़वा ले। उसके लिए जान तोड़ कोशिश कर रही थी और फिर कुछ ही पल में वो कामयाब हुई, क्योंकि उसका घुटना मुबशिर की नाजुक जगह पर बहुत जोर से लगा और वह तकलीफ के मारे बुलबुला उठा। यही मौका उसके लिए गनीमत था और अपना कमीज ठीक करके वो दुपट्टा उठाती भागकर कमरे से बाहर निकल आई। वो तेजी से हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ी, मगर वहीं उसे शबाना मिल गई। क्या हुआ है तुम्हें? उसकी अबतर हालत शबाना के लिए मशकूक थी। मुझे कुछ नहीं, खुद को कंपोज करके वो मुस्कुराई। अब तुम भी तो मुबशिर की बीवी हो, जानती हो ना वो कितना जिद्दी है।
हम दोनों काफ़ी दिनों बाद करीब आने की कोशिश कर रहे थे। ज़्यादा एक्साइटमेंट में गलती से मेरा घुटना गलत जगह लग गया। बस उसी के लिए बर्फ़ लेने जा रही हूँ। नाज़ली की बात पर वो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। अभी कुछ देर पहले ही तो वो नाज़ली को लेकर अपनी गफलत का इजहार कर रहा था। तब उसने सोचा ही नहीं था वो दोबारा नाज़ली के कमरे में जाएगा। तुम झूठ बोल रही हो। नाज़ली आगे जाने लगी तो शबाना ने उसके बाजू को सख्ती से दबोचा। कैसी बातें कर रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूँगी? चाहो तो जाकर मेरे कमरे में देख लो, वो वहीं पर मौजूद है और उन्हें तकलीफ भी हो रही है। अच्छा मेरा हाथ छोड़ो, मैं जल्दी बर्फ़ ले जाऊँ, फिर वो गुस्सा करेगा। हमें फिर दोबारा अपने मिलन की शुरुआत भी तो करनी है। मैं बहुत खुश हूँ आज। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपना हाथ छुड़वाकर भागती हुई किचन में जा पहुंची, मगर शबाना तन फन करती आउट हाउस में नाज़ली के कमरे में गई और जब उसने सामने बैठे मुबशिर को दर्द से कराहते देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था तुम उसे तलाक दे दोगे, मगर शबाना का बस नहीं चल रहा था वो मुबशिर को गोली मार दे। ऐसा वादा खिलाफ इंसान भी कभी होता है। जबकि शबाना को अपने सामने देखकर मुबशिर के होश उड़ गए। वो तो अपने माँ के घर जाने वाली थी, यही सोचकर वो नाज़ली के पास आया था, मगर अपनी माँ के घर नहीं गई। तुम अपनी माँ के घर नहीं गई? वो बमुश्किल बोल पाया, तकलीफ हद से ज़्यादा थी। मैं अपनी माँ के घर नहीं जा रही और अब तुम भी यहाँ से उठो और अपने कमरे में जाओ। 5 मिनट सब्र करो, मैं जाता हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है। मुबशिर मैं कह रही हूँ, अगर तुम अभी और इसी वक्त उठकर अपने कमरे में नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार तकलीफ हो रही है, बोल रहा हूँ, वो गुस्से से चीखा। तो तुम्हें किसने कहा था यहाँ उसके पास आओ? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अपना मुंह बंद करो, बीवी है मेरी और अपना वादा पूरा करने के लिए पहले तुम्हें प्रेग्नेंट हूँ मैं। मुबशिर की बात को उसने दरमियान में ही काट दिया। और तुमसे तो मोहब्बत नहीं निभाई गई, तुम अपना वादा क्या निभाओगे? उसके प्रेग्नेंट होने की खबर पर मुबशिर का मुंह पूरी तरह खुल गया। क्या तुम सच कह रही हो? वो उठने की कोशिश करने लगा, मगर तकलीफ के पास दोबारा बैठ गया। शबाना ने हामी में सर हिलाया, मगर आंखों में सर्द तासुरात थे। तुम्हारी ये हरकतें बंद नहीं हो सकती तो एक काम करते हैं, मैं वाकई अपनी माँ की तरफ चली जाती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। फिर तुम अपनी इस 5 बीवी से ही हवेली का वारिस पैदा करवा लेना। वो तन फन करती कमरे से बाहर निकल आई। नहीं रुको, देखो मुझसे गलती हो गई। वो किसी भी तरह शबाना के पीछे चलता हुआ कमरे तक आ गया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कमरे में आकर वो तेजी से अपना सामान पैक करने लगी। उसके इरादे बहुत खतरनाक थे। मुबशिर बौखला गया। वो प्रेग्नेंट होने के बाद हवेली से बाहर गई या फिर घर में किसी को पता चला कि उसने शबाना को नाज़ली की वजह से नाराज़ किया तो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला था। देखो सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उसने मुझे खुद बुलाया था वहाँ पर। उसने दोबारा इल्ज़ाम नाज़ली पर धर दिया। एक और झूठ। मुबशिर, और कितने झूठ बोलोगे तुम? शबाना का दिमाग घूम गया। देखो मैं झूठ नहीं बोलता तुमसे। अगर मैं तुमसे झूठ बोलता तो तुमसे शादी नहीं करता। मुझे अपने जाल में फंसाने की ज़रूरत नहीं है। उसने उंगली उठाकर दोबारा वार्न किया। यार तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें जाल में फंसाने की मुझे क्या ज़रूरत? वो अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसीलिए बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुलाती है। अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि इसने तुम्हें अपने पास बुलाया? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वरना मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं तो आज अभी और इसी वक्त उसे तलाक दे दो। उसकी डिमांड पर वो सर पकड़ कर बैठ गया। देखो ये इतना आसान नहीं है। मैं उसे किस बिना पर तलाक दूँ? इसी बिना पर कि वो बांझ है। वो उसके बहाने पर भड़क उठी। मेरा प्रेग्नेंट होना और उसका 6 से 8 महीनों में भी हामला ना होना इस बात का सबूत है कि वो बांझ है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो बांझ नहीं है? मुबशिर ने अपना सर दोनों हाथों में गिराया। तो तुम क्या चाहते हो? इससे भी एक और बच्चा करोगे? फिर मुझसे शादी क्यों की? अपने बच्चे उसी से पैदा क्यों नहीं करवा लिए तुमने?
शबाना का बस नहीं चल रहा था यूं टाल मटोल करने पर मुबशिर का मुंह नोच ले। देखो, मैं कोई बहाने नहीं बना रहा, लेकिन अगर मैं हवेली वालों को जाकर ये बोलूं कि वो बांझ है इसीलिए मैं उसे तलाक दे रहा हूं, तो कोई भी मेरी बात को तस्लीम नहीं करेगा। और ये सब इतना आसान नहीं। नाज़िल के मामा को मोटी रकम देकर मुझसे शादी करवाई गई है, वो भी सिर्फ इसलिए कि हवेली में होने वाली वारिस की ये जंग किसी और के कानों तक ना पहुंचे। ऐसे में अगर मैं उसे तलाक दे देता हूं तो इसका कोई सहारा नहीं है। वो हवेली वालों के रहमो करम पर सिर्फ मेरी वजह से है, तो मैं क्या करूं? अगर उसके मामा वाले उसे नहीं रखेंगे, वो किसी दारुल अमान में चली जाएगी। लेकिन तुमने उसे तलाक देने का वादा किया था और अब तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। शबाना ने उसे उसका वादा याद दिलाया। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी बड़ी वजह चाहिए। कितनी बड़ी वजह चाहिए? ऐसी वजह जिसके बाद घर वाले मुझे खुद कहें उसे तलाक दे दो। उसकी बात पर शबाना खामोश हो गई। सीधी तरह कहो, मुझसे मोहब्बत नहीं करते और उसे तलाक नहीं देना चाहते? मेरे कमरे से निकल जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रोते रोते वो जमीन पर बैठ गई। हाजरा जैसे ही कमरे में आई और शबाना को रोते हुए देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। वो हवेली के होने वाले वारिस की माँ थी, वो ऐसे क्यों रो रही थी? क्या हुआ मुबशिर, तुमने इसे क्या बोला है? आगे बढ़कर उसने शबाना को जमीन से उठाकर बेड पर बिठाया। कुछ नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं बोला, बस वो। इससे आगे वो कुछ नहीं बोल पाया। बताओ मुझे, क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि मैं नाज़िल को तलाक दे दूं। कोई बुराई नहीं है इस बात में। अपनी माँ की बात पर वो हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। आपको भी यही लगता है कि मैं उसे तलाक दे दूं? हाँ बिल्कुल, अब इसका हवेली में क्या काम? आज तक तुम सिर्फ एक थे, मगर तुम्हारा बाप दूसरी औलाद चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे दूसरी शादी करने नहीं दी, क्योंकि मुझे अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं थी। अब तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट है, तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो, तो नाज़िल का इस घर में क्या काम? वो यतीम बांझ यहाँ नहीं रह सकती। इस हवेली के जितने हिस्सेदार कम हों उतना ही अच्छा है। वैसे ही लोग बढ़ते जा रहे हैं और नाज़िल का वजूद बेफायदा है। जब उसके मामों ने उसे सर से उतारने के लिए पैसे लेकर उसको हमेशा के लिए खैर बात कह दिया, तो हमारी तो ये कुछ नहीं लगती। और फालतू लोगों की हवेली में कोई जगह नहीं। कुछ भी करो, उसे तलाक दो और हवेली से रफा दफा करो। माँ, आप जानती हैं इसका कोई नहीं है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया बहुत बड़ी है, अल्लाह उसके रहने के लिए भी कोई ना कोई इंतजाम कर ही देगा। हाजरा ने तो जैसे बात ही खत्म कर दी। मेरी बहू, अगर उस नाज़िल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही तो तुम उसे अपनी जिंदगी में नहीं रखोगे। उसकी ये ख्वाहिश तुम पूरी करोगे। वो फुल शबाना के सपोर्ट में थी और शबाना ने चैलेंज आमेज नजरों से मुबशिर की तरफ देखा, जो इस बात में सर हिलाते हुए कुछ सोच रहा था। आज वो गांव के बैरूनी हिस्से की जानिब आया। यहाँ पर हवेली वालों का डेरा भी था और गांव की कुछ आबादी भी। अपनी माँ की तस्वीर हाथों में लिए वो यहाँ के लोगों से पूछ रहा था, क्या आपने 3 से 4 महीने पहले इस औरत को यहाँ देखा था? मगर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। कोई उसे जानता ही नहीं था। सुबह से लेकर दोपहर हो गई थी मगर वो नहीं थका। उसे जानना था कि उसकी माँ यहाँ आई थी कि नहीं। तपती दोपहर में पसीने पसीने होता उसका वजूद धूप की शिद्दत से गर्म हो रहा था। दरख्त की छांव में खड़े होकर वो गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगा। कौन है यहाँ पर जो मुझे बताएगा मेरी माँ यहाँ आई थी या नहीं? मुझे 99% यकीन है वो यहीं आई थी। आते जाते लोगों को देखते हुए वो बस यही सोच रहा था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके करीब से गुजरने लगी तो वो दौड़कर उसके करीब आया। रुको रुको। ब्लैक गाड़ी के ब्लैक मिरर को नीचे करके खूबसूरत चेहरा उसके सामने आया। शानदार मर्दाना वजाहत का हामिल वो शख्स न जाने कौन था। देखो, ये इस औरत को तुम जानते हो? ये यहाँ पर 3 से 4 महीने पहले आई थी। उसने एक नज़र उस नौजवान की तरफ देखा। कौन है ये औरत? ये मेरी माँ है। शान की आंखों में हल्की नमी आई।
अल्तमश ने आंखों से गिलासेस उतार कर एक नज़र उसके खस्ता हाल हुलिये की तरफ देखकर गहरा सांस खींचा। अगर तुम्हारी माँ है तो इसके बारे में दूसरों से क्यों पूछ रहे हो? अल्तमश ने गहरी नज़रों से उसका जायजा लिया, क्योंकि अब ये इस दुनिया में नहीं है और अपनी मौत से पहले ही यहीं आई थी मेरे इलाज के पैसों की खातिर। वो चुप हुआ तो अल्तमश का दिमाग तेजी से काम करने लगा। पैसों की खातिर गांव आई थी। यहाँ पैसों की मदद तो एक ही खानदान कर सकता है। दाल में कुछ काला जरूर है। सेकंडों में ही उसके दिमाग ने किसी गड़बड़ का अलार्म बजा दिया। मैं इस औरत को नहीं जानता, लेकिन मुझसे फ्री की एडवाइस लेते जाओ। यहाँ पर किसी भी गाड़ी वाले से दोबारा ये इन्फॉर्मेशन मत लेना। उस नौजवान की बात पर शान को हैरानी हुई, मगर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं सब बलोच खानदान की हैं। उसके जवाब पर वो 2 कदम दूर हुआ तो अल्तमश के चेहरे पर मानीखेज मुस्कुराहट आई। मतलब उसका शक सही था, मामला बलोच खानदान से जुड़ा है। और तुम कौन हो? शान के सवाल पर वो कुछ नहीं बोला। अपना तारुफ मैं फिर कभी करवाऊंगा। मुझे यकीन है तुमसे मुलाकात दोबारा ज़रूर होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिरर ऊपर करके वो अपनी गाड़ी चलाकर आगे चला गया और शान हैरत से हक्का बक्का धूल उड़ाती गाड़ी को देखने लगा। शबाना माँ बनने वाली है, ये खबर हवेली में आग की तरह फैल गई। जहाँ खादिम बलोच की रूह में सुकून उतर आया, वहीं हाजरा के भी मिजाज नहीं मिल रहे थे। वो पूरी हवेली में सुनहरा को ढूंढने में लगी थी ताकि उसके सामने जाकर थोड़ी शौकियाँ ही मार ले। लेकिन सुनहरा तो अपने कमरे में थी। उसके पाँव में दर्द था, मगर फिर भी ये खुशी कोई कम नहीं थी। खादिम, मैं चाहती हूँ कि हवेली में एक बहुत बड़े जश्न का इंतज़ाम किया जाए। आखिर कोई इस हवेली का वारिस आने वाला है। यहाँ के लोगों को भी तो पता चले उनकी हुकूमत बस जुम्मा 8 दिन की है। हाजरा की फरमाइश कुछ गलत नहीं थी, इसीलिए खादिम बलोच ने हामी में सर हिलाया। हाँ ठीक है, मैं इसका इंतज़ाम करता हूँ। एक बार शबाना को लेकर डॉक्टर के पास चले जाओ, या फिर मैं डॉक्टर को यहीं पर बुला लेता हूँ। हम अब अपनी बहू को घर से बाहर निकालने का रिस्क नहीं ले सकते। अब वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि उसके पेट में 200 अरब की जायदाद का मालिक पल रहा है। बहुत जल्द इस पूरी जायदाद का मालिक हमारा पोता होगा और हम इस जायदाद के हुक्मरान ठहरेंगे। हाजरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इनकी हुकूमत वाकई जुम्मा 8 दिन की थी। अब मैं भी देखता हूँ वसीयत के मुताबिक जब सारी की सारी जायदाद हमारे पोते की हो जाएगी तो फिर ये लोग कैसे यहाँ पर हुक्मरानी करते हैं। जैसे ही हमारा पोता इस दुनिया में आएगा और हमें इस जायदाद पर कब्जा मिलेगा, सबसे पहले इन दोनों को इनकी औकात याद दिलाएंगे। वो दोबारा उसी अनक्सी के अंदर ना फेंक दिया दोनों को तो मेरा नाम भी खादिम बलोच नहीं। आयशा अपने कमरे में इधर उधर टहलते हुए हाथों को बुरी तरह मसल रही थी। ये सब कैसे हो गया? क्यों हो गया? अगर खालिद को पता चला कि शबाना प्रेग्नेंट हो गई है, इस खानदान का वारिस होने वाला है, तो वो मेरे साथ क्या करेगा? आखिर कहाँ कमी रह गई? ऐसा कैसे हो सकता है? उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर शबाना प्रेग्नेंट हो कैसे गई। दोनों हाथों में अपना सर गिराकर वो बेड पर बैठ गई। समझ नहीं आ रहा था ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। भले खालिद जेल में था, मगर यहाँ की खबरें भी उसके पास पहुँचती होंगी। आयशा, हाजरा उसके कमरे में आई। मैं जानती हूँ खालिद इस वक्त जेल में है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी खुशी है। तुम आज शाम तक तैयार हो रहना। हम बहुत बड़ी दावत करेंगे और पूरे ख़ानदान में ये बात फैला देंगे कि इस ख़ानदान का वारिस आने वाला है। हाँ क्यों नहीं। हाजरा ने आते ही उस पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया तो वो चुपचाप खड़ी हो गई। हमेशा से ऐसा ही होता आया था। हाजरा अपना ही हुक्म चलाती थी, मगर जुनैरा की आमद के बाद चंद दिनों के लिए उसकी हुकूमत थोड़ा कम हो गई थी, लेकिन अब दोबारा उसके लहजे में वही रोब और दबदबा आ गया था। शायद वो खुद को दोबारा इस जायदाद की मालकिन समझ रही थी, और समझे भी क्यों ना। आखिर को इसका पोता आने वाला था, इस हवेली का असली वारिस। अब आयशा के पास भी इसकी जी हजूरी करने के सिवा कोई चारा नहीं था, मगर दिल ही दिल में वो गफूर बलोच को कोस रही थी। आखिर उसे क्या ज़रूरत थी ऐसी वसीयत बनाने की। आपने सुना हवेली में क्या खबरें फैल रही हैं? अहमद शाह कब उसके बराबर आकर बैठा उसे पता ही नहीं चला। वो बिदक कर उठी।
बेड क्राउन से टेक लगाकर अहमद शाह को देखा, मगर उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर माथे पर यकायक तेवरी उभर आए। आप? कम से कम बंदा दरवाज़ा नॉक करके आता है ताकि सामने वाले की आमद की खबर हो जाए, मगर नहीं। आपको मेजर किसने बना दिया? ज़रा जो आपको रूल्स और रेगुलेशन को लेकर सीरियस हों। अरे भला इसमें दरवाज़ा नॉक करके आने की क्या ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत नहीं है? ये कोई तमीज़ नहीं कि आप बिना इतला दिए किसी के भी कमरे में दाखिल हो जाएं। आखिर ऐसा भी क्या कर रही थी आप अपने कमरे में जो मेरा इतला देकर आना लाजमी था? जुनैरा के गुस्से को किसी खातिर में ना लाते हुए वो बाकायदा लड़ने के लिए तैयार था। मैं कुछ कर रही होंगी तभी आप नॉक करके आएंगे। इंसान किसी भी हालत में होता है, ये एक औरत का कमरा है, यहाँ पर आपको बिना इत्तला दिए नहीं आना चाहिए। जुनैरा का गुस्सा हर लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था, मगर उसे बात समझ नहीं आ रही थी। वो बाकायदा बहस के लिए तैयार बैठा था। मुझे लगता है मैं आपको हर हालत में देखने का हक रखता हूँ। जी नहीं, आप मुझ पर कोई हक नहीं रखते। दुबुदू जवाब आया। तो फिर वो हक मुझे दे दें ताकि मैं आपको हर हालत में देख सकूं और दरवाज़ा नॉक करके आने की नौबत ही ना आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं आपके हर रूप को अपना लूँ, आपके हर रूप को अपनी आंखों में बसा लूँ। बेड पर दाएं बाएं बाजू रख कर वो धीरे धीरे उसके करीब होने लगा। मगर मैं चाहता हूँ मैं आपकी रूह में ऐसे बस जाऊँ कि आपकी रूह को जब टटोला जाए तो वहाँ मेरा अक्स नजर आए, आपके वजूद से मेरे वजूद की महक आए, आपके इस खूबसूरत वजूद पर मेरा हक हो, मेरे निशान हो। बस इससे आगे उसके कानों ने सुनने से इनकार कर दिया। आप कितने बड़े ठरके इंसान हैं। मैं अगर आपका लिहाज कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हद से ज़्यादा बढ़ेंगे। दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर जुनैरा ने अहमद शाह को खुद से परे धकेला। ये तो मुबालगा आराई है मिस जुनैरा, आपने मुझे कभी हद से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मैं चाहता हूँ मैं हद से आगे बढ़ूँ, मुझसे शादी कर लें, क्योंकि मैं हद से वाकई आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। मेरे जज्बात वक्त के साथ बेलगाम होते जा रहे हैं। वो मुंह बसूर कर रह गया। आपको ज़रा शर्म नहीं आती? जुनैरा को इसके ढिठाई पर वाकई हैरत हुई। भला इसमें शर्म की क्या बात? मैं जायज़ तरीके से अपना हक वसूलना चाहता हूँ। मेरे कमरे से अभी और इसी वक्त निकल जाएं, इससे पहले कि मैं कोई चीज़ आपके सर में दे मारूं। जुनैरा से अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। ठीक है, मैं आपके कमरे से चला जाता हूँ। मैं तो बस तीमारदारी करने आया था, मुझे आपकी तीमारदारी नहीं चाहिए। मैं जानता था आपको मेरी तीमारदारी नहीं चाहिए। मैं ये भी जानता हूँ दिल ही दिल में आप भी सिर्फ मुझे चाहती हैं। इस वक्त आपको मेरी तीमारदारी की नहीं बल्कि मेरी कुर्बत की चाह है। मुझे आप अपने करीब देखना चाहती हैं, मगर आपको इसके लिए हाँ करनी होगी, तभी मैं आपके करीब आ पाऊँगा, आपको अपनी रूह में बसा पाऊँगा, वरना ऐसे तो आप यूं ही तरसती रहेंगी। वो मासूम समूह बनाकर जुनैरा को बौखलाने पर मजबूर कर गया। इसकी बातों पर जुनैरा का दिमाग भुना उठा। आपको ज़रा शर्म नहीं है? मेरी बातों का उल्टा मतलब क्यों निकाल रहे हैं? मैं सही समझ रहा हूँ, आपका दिल भी मेरी कुर्बत के लिए मचल रहा है। आप अभी और इस वक्त यहाँ से जा रहे हैं या मैं अल्तमश को बुलवा कर आपको इस हवेली से बाहर फेंकवा दूँ? देखिए, मुझे इस हवेली से बाहर फेंकवाना तो आपकी बस में नहीं है। आप चाहें तो मेरे साथ इस हवेली से बाहर जा सकती हैं। हम दोनों अपना एक अलग जहान बसाएंगे। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। वो चीख कर अपने कानों पर दोनों हाथ रख गई। अहमद शाह ने अफसोस से इसकी तरफ देखा, फिर लबों में मुस्कुराहट दबाए वहां से उठकर बाहर आ गया, मगर जाते जाते दरवाजे के पास रुककर अपना रुख मोड़ा। वो अभी भी उसी हालत में बैठी थी। जैसे ही जुनैरा ने अपने कानों से हाथ उठाए, अहमद शाह की आवाज़ उसके कानों से टकराई। बहुत जल्द आप और मैं एक होंगे, फिर मुझे इत्तला देकर कमरे में आने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि मैं बिला इजाज़त आपके वजूद का हिस्सा, आपको अपने वजूद का हिस्सा बनाने का हक रखूँगा। बस कुछ दिन और। उसकी बातों पर इससे पहले कि वो कुछ सख्त बोलती, अहमद शाह बोतल के जिन की तरह वहाँ से गायब हो गया और जुनैरा का चेहरा मारे गुस्से के लाल। इस इंसान की फजूल बातें बढ़ती जा रही हैं। ये खुद को ना जाने क्या समझता है। मेरी ज़िंदगी, मेरा मकसद कुछ और है, लेकिन नहीं, इसे सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है। मैं अल्तमश से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी।
वो एक आखिरी फैसले पर पहुंच चुकी थी। सारे दिन की छानबीन के बाद वो बेहाल सा घर लौटा। अरीबा ने उसके लिए खाना बनाकर रखा हुआ था। खामोशी से खाना खाकर वो बेड पर नीम दराज हो गया। अरीबा उसकी खामोशी को मुसलसल नोट कर रही थी, इसीलिए सारे काम निपटा कर वो भी उसके बराबर आ बैठी। क्या हुआ? आज बहुत चुप चुप है। नहीं, कोई बात नहीं। वो गहरी सांस भर के खुद को कंपोज करने लगा। अरीबा के सामने अपनी कोई परेशानी जाहिर नहीं करना चाहता था। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन अगर बताना नहीं चाहते तो ये और बात है। हाँ, मैं बताना नहीं चाहता, थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन बहुत जल्द ये परेशानी खत्म हो जाएगी और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हें किसने कह दिया शौहर की परेशानी से बीवी परेशान होती है? बल्कि अगर तुम मुझे बताओगे तो यकीनन मैं इसका कोई हल बता पाऊंगी। अगर बताने वाली होती तो मैं तुमसे कभी नहीं छुपाता, लेकिन मुझे यकीन है बहुत जल्द इस परेशानी का हल मिल जाएगा और मैं तुम्हें ये बात ज़रूर बताऊंगा। भला मेरा तुमसे कुछ छुपा है? बेशक मेरा तुमसे या तुम्हारा मुझसे कुछ नहीं छुपा, लेकिन मैं तुम्हें यूँ उदास नहीं देख सकती। अगर उदास नहीं देख सकती तो इस उदासी की कोई दवा ही कर दो। वो उसके होंठों को फोकस में लेकर जो कह रहा था अरीबा खूब समझ रही थी। बस एक ही काम है तुम्हें। वो मुंह बनाकर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई तो शान ने पीछे से ही उसे अपनी बाहों के हिसार में लिया। एक तो तुम नखरे बहुत करती हो, परेशानी दूर करने की बात भी करती हो और फिर खुद परेशान भी करती हो। मैं परेशान नहीं कर रही, मगर तुम मुझे परेशान कर रहे हो। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा, मगर शान ने अपने होंठ पीछे से ही उसकी गर्दन पर रखे। मैं आज वाकई बहुत परेशान हूँ और तुम्हारा वजूद मेरे लिए सुकून का बास। धीरे धीरे उसकी गर्दन से होंठ सरकाता वो कमर के पीछे लगी जिप को पूरी तरह खोलकर अपने सख्त हाथों से इसकी नाजुक कमर की नरमाई को महसूस करने लगा। औंधे मुंह लेटी वो आंखें बंद करके उसके लम्स को महसूस करने लगी। गर्दन से होते उसके होंठ धीरे धीरे पूरी कमर पर रक्स करने लगे। अरीबा के वजूद में हरारत बढ़ने लगी। बेचैनी से उसने करवट शान की तरफ ली तो शान को इसके होंठों से अपने होंठ मिलाने में चंद सेकंड लगे। अरीबा ने दोनों हाथों के प्यालों में शान के चेहरे को लिया। दोनों एक दूसरे के होंठों पर झुककर भरपूर अंदाज में अपनी तड़प को तस्कीन दे रहे थे। नाजुक होंठों का जाम पीने के साथ शान के हाथ उसके फ्राक को धीरे धीरे उसके वजूद से जुदा करने लगे। जैसे ही ऊपरी हिस्सा बिल्कुल बरहना हुआ तो वो होंठों को छोड़कर नीचे सुराहीदार गर्दन पर झुका। हाथों से धड़कनों के उभारों को पकड़कर सहलाया। बेचैन सांसों का लम्स गर्दन से तवाफ करता हुआ सीने पर बिखरने लगा। वहाँ अपनी जुबान से उसकी धड़कनों को नम करते हुए वो दांतों से काटता हुआ इन खूबसूरत प्यालों को सुर्ख कर गया। बेचैन जज्बात धीरे धीरे बहकने लगे। मुंह से दिलफरेब आहें निकालते हुए वो शान को मजीद पुरजोश कर रही थी। दोनों हाथ शान के घने बालों में रक्स कर रहे थे। धीरे धीरे इन प्यालों को छोड़कर वो कमर के पास आया। बेली बटन से थोड़ा नीचे वो होंठों से अपनी शिद्दतें लुटाता अरीबा की सिसकियों में इजाफा कर गया। ये सिसकियां तड़पती आंखों में तब तब्दील हुई जब शान के सख्त हाथों ने पाजामे के अंदर जाकर उसकी गहराइयों में गुस्ताखी करना शुरू कर दी। शान वो बेचैनी में उसे पुकारने लगी, मगर वो हर शय से बहरा रब हुआ। अपनी शिद्दतें उस पर लुटाते हुए खुद को तस्कीन दे रहा था। होंठ धीरे धीरे नीचे की जानिब बढ़ने लगे। बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचकर वो गहरी सांस लेने लगी। बेचैन सिसकियां अरूज पर थीं तो शान के भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अपनी पैंट की जिप खोलकर हर पर्दे से आज़ाद होता वो उसे भी मुकम्मल अपने सामने आया कर गया। अरीबा ने पांव समेटा, मगर पैरों से पकड़कर शान ने उसे अपनी तरफ खींचा। घुटनों पर हाथ जमाकर उसकी गहराइयों के रास्ते को अपने सामने आया किया। उसकी नाजुक जगह पर पोजीशन सेट करके वो एक ही झटके में उसकी रूह में शामिल हो गया तो वो तड़प उठी। मगर शान ने आगे बढ़कर उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। अरीबा ने अपनी टांगों का हिसार उसकी कमर के गिर्द बांधा तो शान ने भी अपना अमल शुरू कर दिया। आंखें बंद किए वो अमल को तेज करता इसमें अपनी शिद्दतें उंडेल रहा था। अरीबा ने दोनों हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखे तो शान ने उसकी कलाइयों को मुट्ठियों में दबोच कर तकिए से पिन कर दिया।
इस वक्त आंखें बंद किए वो उसके वजूद को महसूस करना चाहता था, मगर दिमाग उसे माजी में खींच कर ले गया, जहाँ वो एक होटल पर चाय पीने की गर्ज से रुका था, लेकिन वहाँ कुछ आवारा लड़के उसकी माँ को गलत लफ्ज़ों से पुकार रहे थे। उसकी माँ का कोई शौहर नहीं है और शान पता नहीं किस किस के साथ मुंह काला करवा कर पैदा किया है, तभी तो उसके नाम के आगे शौहर के बजाय अपने बाप का नाम लगाती है। जब उसे पता ही नहीं कि आखिर बेटा किसका है तो किसका नाम लगाएगी। अपनी माँ की इतनी तस्लील उससे बर्दाश्त नहीं हुई, वो उन लोगों से उलझ बैठा। लेकिन चौंका वो एक था और वो कई लोग। तो शान को बहुत चोटें आईं। उसे उसकी माँ करीबी सरकारी अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने अपनी फीस तो नहीं ली, मगर दवाइयों का खर्चा देखकर वो चुप हो गई। शान लड़ाई में काफ़ी जख्मी हुआ था। तुम यहीं रहना शान, मैं पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। किससे पैसे लेने जा रही हैं माँ? वो उठ कर जाने लगी तो शान ने सवाल जड़ दिया, तुम्हारे बाप से। अगर वो मेरा बाप होता तो मुझे और आपको अपना नाम देता, जो ज़माने में रुस्वा होने के लिए ना छोड़ता। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा मेरे बच्चे। वो उसे बच्चों की तरह पुचकारने लगी। उनके पैसों से मेरा इलाज हो, इससे बेहतर है मुझे मौत आ जाए। शान, ऐसी हर धर्मी पर उसकी माँ ने दिल पर हाथ रखा। मेरे जीने का वाहिद सहारा हो तुम। खबरदार जो ओल फोल मुंह से निकाला, तुम्हारी जगह मुझे मौत आ जाए। माजी सोचते हुए उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया और हाल में अमल इतना तेज हो चुका था कि अरीबा का पूरा वजूद पूरी तरह उछल रहा था। तकलीफ के मारे आंखें उबलकर बाहर आने को हो गई। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके वजूद में हर झटके के साथ दाखिल हो रहा था। वो चीखना चाहती थी, उसे ऐसे वहशियाना अमल करने से रोकना चाहती थी, मगर उसके मुंह में कैद होंठों से उभरती चीखें शान के मुंह में ही कहीं दब कर रह गई। वो एक बार फिर माजी में गया। पिछले 3 घंटों से वो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन 3 घंटों बाद उसके नाना का फ़ोन आया तो उसे पता चला वो मुलाकात उसकी माँ से आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। 2 आंसू उसकी आंखों से बह निकले और उसने अरीबा के होठों को बुरी तरह कुचल डाला। तभी अपनी तमाम वहशतें उसके वजूद में कतरा कतरा करके उतारता वो होश की दुनिया में वापस आया। आंखें खोलकर अरीबा को देखा तो वो नीम बेहोशी की हालत में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमायां थे। होंठ फट कर उनमें से खून रिस रहा था। कुछ पल तो उसे समझ नहीं आया आखिर माजरा क्या है। एक तरफ हट कर बैठते हुए वो उसके बेजान वजूद को देखने लगा। गहराइयों में नाजुक जगह आज ज़रूरत से ज़्यादा सुर्ख थी। ऐसे तो शादी की पहली रात भी ना हुआ था। चंद पलों में ही उसे एहसास हो गया ये सब उसकी वजह से हुआ है। बालों को मुट्ठियों में जकड़कर मुंह पर हाथ फेरा, ये मुझसे क्या हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अरीबा उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम कर वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। फिर अपनी पैंट पहनकर उस पर चादर बराबर की और फ्रीजर से ठंडे पानी की बोतल लाकर चंद छींटे उसके मुंह पर दे मारे। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगी तो शान की जान में जान आई।